हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव इक्वेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेव मोशन के बारे में और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज गाइज आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और तभी जो है हम कुछ समझ पाएंगे वेव इक्वेशन के बारे में। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव इक्वेशन के बारे में। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वेव इक्वेशन होता क्या है, वेव इक्वेशन क्या चीज होती है। तो गाइज अगर आप किसी वेव को देख रहे होते हैं तो उस वेव की अपनी कुछ शेप होती होगी, वो किसी डायरेक्शन में मूव करता होगा, या उसकी अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन होती होगी, या फिर कह सकते हैं वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी रखता होगा। तो इन सारी चीजों को, उसकी क्या शेप है, क्या प्रॉपर्टी है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इन सारी जानकारी को अगर मैथमेटिकली किसी इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। क्लियर। अब अगर इस वेव इक्वेशन को आप लिख ले जाते हैं तो उस वेव इक्वेशन को अगर उस वेव इक्वेशन को आप अपने मित्रों के पास सेंड करें, मैसेज करें, और आपका मित्र भी जो है किसी वेव को देख करके उसका इक्वेशन निकालना जानता है, तो उस वेव के इक्वेशन को देख करके वो तुरंत समझ जाएगा कि आप किस वेव को देख रहे हैं या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। राइट। तो गाइज आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम किसी वेव को देख करके उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको। आज का जो वीडियो है वो इक्वेशन ऑफ वेव के ऊपर है। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव का समीकरण कह सकते हैं हिंदी में। तो गाइज अगर हम बात करें कि हम किसी समुद्र के अंदर किसी बोट में बैठे हैं और उस समुद्र में क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है। क्लियर। तो इस प्रकार से कुछ ये हमारा एक्स डायरेक्शन होगा और एक्स जो है ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा हमारा ये आपका वाई होगा जो कि वेव की हाइट को रिप्रेजेंट करता है कि वेव जो है वो समुद्र में कितनी ऊपर तक उठ रही है, वेव जो है वो समुद्र के अंदर कितनी ऊपर तक उठ रही है, ये वाई उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं ये हमारा 0 है और हम इस अगर समुद्र में कोई भी वेव ना हो तो समुद्र का जो वाटर का लेवल होगा वो इस प्रकार से होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन अगर उसमें वेव जनरेट हो रही है तो अगर हम यहाँ पर किसी बोट में बैठे हैं, अगर इस बोट के ऊपर से अगर कुछ मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर ऊपर से ये वेव स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरह से। राइट। तो ये हमारा वेव इक्वेशन होगा। वेव ये हमारा वेव फॉर्म होगा, वेव का जो जो बनेगा वेव उस समुद्र के अंदर, वो आपकी क्या होगी, इस तरह से वाटर का जो लेयर होगा वो इस तरह से ऊपर नीचे क्या करेगी, वेव के फॉर्म में आगे चलती जाएगी। तो हम बात करते हैं गाइज कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ से ये वेव हमारा स्टार्ट हुआ है तो ये मैक्सिमम पोजीशन इसकी होगी, इस वेव की मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, दैट कह सकते हैं ये हाइट होगी उसकी, और कितनी होगी हाइट, 3 मीटर की होगी। यानी हम कह सकते हैं इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 3 मीटर होगा। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ये कितना है, यहाँ पे 3 मीटर का है। एम्पलीट्यूड मींस क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, मींस अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कितनी हाइट उसकी ऊपर गई है, वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, वेव जो है आयाम कहलाता है, हिंदी में कहते हैं उसको। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से अगर वेव चला होगा तो धीरे धीरे नीचे आया होगा। अगर सपोज करते हैं ये इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, इस पॉइंट की अगर ये डिस्टेंस की एक्सिस है तो मान लेते हैं कि ये जो है 1 मीटर आ गई। इस पॉइंट पर कितनी, यहाँ से 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ 1 मीटर पर क्या हो रही है, इस वेव की क्या हाइट है, तो हम कहेंगे वेव की कोई हाइट नहीं है, 0 है, वो आपके ओरिजिनल पोजीशन पहुंचा है। तो आगे बढ़ते हुए जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो सपोज करते हैं ये हमारा 2 मीटर हो गया है। 2 मीटर की यहाँ पे स्थिति पर क्या होगी, ये वेव की जो हमारी स्थिति होगी वो हमारा माइनस 3 मीटर।
अगर ये ऊपर 3 मीटर है तो नीचे भी क्या होगा, 3 मीटर होगा। तो -3 मीटर जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, नीचे जल के अंदर जो है उसका जो वाटर लेयर है ऊपर नीचे ऐसे होगा। तो ये -3 मीटर का जो होगा वो नीचे वाला जो है हमारा वेव की हाइट हो जाएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 मीटर, और यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगा 4 मीटर होगा वहाँ पे। और ये यहाँ पे 5 मीटर, और फिर यहाँ पे 6 मीटर, 7 मीटर, और फिर यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, और यहाँ 9 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से 10 मीटर होगा, और 11 मीटर होगा, और आगे जो है इसी प्रकार से यहाँ पे 12 मीटर हो जाएगा। तो गाइस हम बात करते हैं कि हमारा जो वेव है वो किस डिस्टेंस के बाद दोबारा रिपीट कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है। मीन्स ये है कि जैसे हमारा वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस पीक पॉइंट से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पीक पर पहुंच गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसको कहते हैं यहाँ पीक टू पीक की जो डिस्टेंस होगी इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा वेव रीस्टार्ट हो रहा है। या फिर यहाँ पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है। फिर इधर अगर देखेंगे तो 12 मीटर के बाद फिर से ये हमारा वेव क्या करेगा, रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये हमारी जो वेव है वो 3 मीटर के अंदर ही क्या कर रही है, वेरी कर रही है। 3 मीटर के अंदर में ही क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है, उसके बाहर नहीं जा रही है। ये पर्टिकुलर कोई एक वेव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना 3 मीटर के अंदर ही वेरी कर रही है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि इस मूविंग वेव का, जो कि हमारा राइट साइड में क्या कर रही है, मूव कर रही है, इस मूविंग वेव का इक्वेशन क्या होगा, या हम इसको कैसे लिखेंगे, इस पिक्चर को देख करके या इस वेव मूविंग वेव को देख करके हम इसका इक्वेशन कैसे राइट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि अगर ये वेव हमारा जो है वो अभी मूव नहीं किया है, मूव करने वाला है, जैसे ही मूव करेगा उसका हम एक पिक्चर ले लेंगे, यानी उसका एक वेव पिक्चर ले लेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तुरंत हमने इसका क्या ले लिया, वेव पिक्चर ले लिया। इस वेव पिक्चर की, जो कि अभी नॉन मूविंग है, मूव नहीं कर रहा है, तो इस वेव पिक्चर का पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि इस वेव पिक्चर का इक्वेशन क्या होगा। तो गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका इक्वेशन लिखते हैं y। अब ये फंक्शन होने वाला है, किसका फंक्शन होने वाला है, ये y जो है वो x का फंक्शन होने वाला है। क्यों, क्योंकि x पर डिपेंड करता है y जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि जो y है वो x पर डिपेंड करता है। मीन्स ये है कि अगर x चेंज होगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे, हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे x इक्वल टू हम 0 डालें तो हमारी y जो आने वाली है, यानी वेव की जो हाइट आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली। 0 पर क्या होगा, 3 मीटर होगी y की वैल्यू। अगर यहाँ पर 1 रखें तो 1 के स्थान पे जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी 0 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है। आगे अगर यहाँ पे 2 डालें तो 2 डालने पर क्या होगा, यहाँ पर जो वेव की हाइट आएगी वो कितनी आएगी, माइनस कुछ 3 मीटर आएगी ना। तो इस प्रकार से जो y ऑफ x है, ये x जो है वो फंक्शन है y का, ये इक्वल टू किसके होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, यानी मैक्सिमम जो हाइट होगी वो कितनी है, यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, 3 मीटर की है तो हम 3 लिख लेंगे। साथ ही इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये वेव मिल रहा है वो कैसा वेव है, मतलब वो साइन वेव है या फिर कास का वेव ग्राफ है। तो कास का वेव ग्राफ कब होता है और कब साइन का होता है, जब कोई वेव अपने मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट होती हो। ठीक है, तो वो वेव आपका होता है कॉस का वेव। लेकिन अगर कोई वेव अपने ओरिजिन से स्टार्ट होती है, दैट इज कह सकते हैं ये 0 से स्टार्ट होती है, मान लीजिए अभी कोई यहाँ से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, तो उसका जो वेव होता है, उसका जो वेव ग्राफ होता है वो किसका होगा, साइन का होता हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा हमारा है, तो कास का है, तो हम ये लिखेंगे कास ऑफ एक्स। अब ये एक्स जो है वो कास का फंक्शन होने वाला है। कास का फंक्शन क्यों, क्योंकि कास जो है वो इस पूरी लाइन पर अगर कोई देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, हमें एक्स मिलेगा, यानी एक्स जो है वो कास का फंक्शन होगा। लेकिन कास का फंक्शन जो होगा एक्स, उस एक्स की कुछ अपनी वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स ये है कि कास जो होता है, किसी वेव ग्राफ में जो कास की वैल्यू होती है वो 2 पाई के बाद रिपीट करती है, यानी 2 पाई के बाद जो है वो अपना दूसरा रीस्टार्ट करता है, अपना वेव दूसरा वेव रिस्टार्ट करता है। यानी कास जो होता है 2 पाई के बाद चेंज होती है, रिस्टार्ट होती है वेव। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 पाई होनी चाहिए, तभी ये इसका टर्म हो सकता है, इसका तभी ये क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू 2 पाई आ जाए, क्योंकि 2 पाई के बाद ही जो है वो कास रिपीट करती है। तो अब ये एक्स जो है हमारा 2 पाई कैसे होगा, यानी अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी वेव जो है
वो कितने मीटर पर रिपीट कर रही है। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ तक की डिस्टेंस, इसी के बाद क्या कर रही है, वेव दोबारा रिपीट कर रही है, फिर यहाँ के बाद से फिर दोबारा रिपीट कर रही है, इसके बाद फिर आगे इस प्रकार से रिपीट कर रही है। तो x जो है काश जो होता है वो 2 पाई पर रिपीट करता है, लेकिन हमारा जो वेव है यहाँ पे 4 मीटर के बाद रिपीट कर रहा है। दैट इज हम लिख सकते हैं कि ये हमारा 2 पाई कैसे होगा, तो हम x की वैल्यू अगर 4 रख दें तो उसके बाद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 पाई बाई 4 इंटू एक्स, 2 पाई बाई 4 इंटू एक्स। अब देखिए अगर यहाँ पर हम x के स्थान पे 4 रखें, x के स्थान पे अगर हम 4 रखें तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा कितना हमारा cos 2 पाई, यानी cos जो है वो 2 पाई पर रिपीट करता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, cos 2 पाई हो जाएगा, जो कि सही होगा। तो हमारा ये इक्वेशन जो बन के आ रहा है, यही इक्वेशन इस पर्टिकुलर वेव का इक्वेशन होगा। कैसे, इस पर्टिकुलर वेव का ही इक्वेशन होगा, किसी और वेव का इक्वेशन हम इसको नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये 3 एम्पलीट्यूड है, कोई और वेव होगा, हो सकता है उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो, या फिर ये जो 4 है हमारा, जो ये जिसके बाद कोई भी वेव दोबारा रिपीट करती है, हो सकता है कोई दूसरी वेव हो जिसमें 6 मीटर के बाद वो रिपीट करती हो या 10 मीटर के बाद रिपीट करती हो। तो ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन हमारा आया है वो इसी वेव के लिए है, किसी और वेव के लिए नहीं। तो गाइज ये हमारा जो वेव इक्वेशन आया है ये सही है या गलत है, इसका टेस्ट कर लेते हैं। इस वेव के लिए ये इक्वेशन हमारा जो आया है वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है 0 पुट करते हैं, तो y ऑफ 0 आ जाएगा। और ये कितना आएगा इसको हम देख लेते हैं, तो ये आएगा 3 cos 2 पाई बाई 4 और x के स्थान पर हम रखे हैं 0। अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि y ऑफ 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3, यानी cos 0 पर जो है वो हाइट जो होगी, y की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। मीन्स ये देखिए यहाँ पे 0 पर क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम आगे भी चेक कर सकते हैं कि इसकी दूसरी वैल्यू क्या होगी। हम देख सकते हैं कि 2 पर क्या हो सकती है या 1 पर क्या हो सकती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि x इक्वल टू 1 रखें या x इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू अगर 2 रख सकते हैं तो y ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3 cos 2 पाई बाई 4 इंटू 2। अब देखिए 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई बाई 4 इंटू 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे cos पाई, तो बचेगा 3 cos पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, यानी cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, यानी 3 इंटू -1 इक्वल टू 3, -3 क्या हो जाएगा, -3। तो ये y ऑफ 2 की जो वैल्यू आ रही है, क्या -3 ग्राफ से भी आती है, बिल्कुल आती है सर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 मीटर है, 2 मीटर पर अगर देखेंगे तो -3 आ रही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये वेव इक्वेशन आया है ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है, राइट। तो ये वेव इक्वेशन हमारा क्या है, करेक्ट इक्वेशन आया है। लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक वेव के लिए है, मतलब इस वेव के लिए ये क्वेश्चन आया है। तो अभी हम एक ऐसा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, या एक हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जो सभी वेव के लिए हो, किसी भी वेव के लिए, चाहे उसकी एम्पलीट्यूड क्यों ना अलग अलग हो, उसका जो है वो आपका जो रिपीटेशन है वेव का वो चाहे अधिक हो या कम हो, तो उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखने वाले हैं जो कि सभी वेव के लिए होगा। तो क्या हो सकता है वो जनरल इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं कि y ऑफ x इक्वल टू, ये जो 3 है हमारा वो क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है कि नहीं है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए है, दैट इज इसको हम एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, cos 2 पाई बाई 4 है, यहाँ 4 क्या है, 4 हमारी ये वैल्यू, ये हमारी डिस्टेंस है जिसको हम लेमडा कहते हैं। पीक टू पीक का जो डिस्टेंस होता है, इसके बाद कोई भी वेव दोबारा रिपीट करती है तो उस डिस्टेंस को हम लेमडा कहते हैं। जो लेमडा होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव कहते हैं। तो ये लेमडा के बराबर होता है, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा, इसको राइट कर सकते हैं इनटू x हमारा है। तो ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव होगा। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। इसमें हम अलग अलग a की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू रख करके या अलग अलग x की वैल्यू निकाल करके हम इसमें रखेंगे, तो हमें
अलग अलग पोजीशन पर क्या क्या हाइट होगी वेव की, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज हम निकाल रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी एक वेव के लिए निकालें, फिर एक जनरल इक्वेशन निकालें जो कि सभी वेव के लिए होगा। लेकिन अभी गाइज हम ये बात कर रहे हैं कि ये किसी वेव पिक्चर की बात हो रही थी अभी तक, लेकिन अगर हम किसी वेव मूविंग वेव की बात करें, अगर हम किसी मूविंग वेव की बात करें जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई वेव मूव कर रही है, सपोज कर लेते हैं यही वेव हमारी है जो हमारी इस डायरेक्शन में यानी राइट की डायरेक्शन में, दाहिने दिशा में राइट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस वेव का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इस वेव का इक्वेशन। तो हम यहाँ देखते हैं y ऑफ x जो होगा वो इक्वल टू होगा a cos है, cos का ही तो वेव है, तो ये cos होगा हमारा cos 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। लेकिन अब ये जो cos का टर्म है, इस cos के टर्म में कुछ और भी ऐड होने वाला है। ऐड क्या होगा, ऐड क्या होगा, तो ऐड अगर हमारी वेव, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारी वेव राइट डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारा जो फेज कांस्टेंट फाई होता है वो इस टर्म में क्या करता है, माइनस साइन के साथ आता है। दैट इज ये हमारा होता है माइनस फाई। क्या होता है, माइनस फाई होता है, जो कि इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वेव लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस फाइव करके आता है, यानी यहाँ पे प्लस फाइव ऐड होता है तब। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। हमारी जो वेव है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस फाइव। लेकिन अब ये माइनस फाइव है क्या, माइनस फाइव को हम, जो फाइव हमारी है इसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट कहते हैं। फेज कांस्टेंट क्या है कि जब कोई वेव कुछ दूर चलने के बाद फिर अपने स्टेशनरी में आ जाए, दैट इज कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट होती है, जो डिपेंड किस पर करती है, तो ये डिपेंड करती है टी पर, स्मॉल टी पर डिपेंड करती है, ये स्मॉल टी पर डिपेंड करती है। कैसे, क्योंकि ये जो हमारा टी है वो कुछ टाइम के बाद कोई वेव जैसे ये मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में, तो ये वेव जो हमारी होगी, हो सकता है ये वेव थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके मूव कर रही हो, दैट इज इस टी का जो वैल्यू आएगा वो कोई स्मॉल वैल्यू आएगी, लाइक एज 0.5 टी, 1 टी, 1.5 टी, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कोई वेव बहुत तेजी के साथ मूव कर रही हो तो इस टी का जो वैल्यू आने वाला है वो एक मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है, दैट इज कोई 10 टी या 15 टी के आसपास आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फाई को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो फाई है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है टी पर, ठीक है। तो हम बात कर देते हैं, इसको टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y ऑफ x इक्वल टू a cos 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स और माइनस टी, राइट। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा टी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टी है ये टी तो नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम पहले लिखे थे यक्स जो था वो यक्स नहीं होना चाहिए था। क्यों यक्स नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कास जो होता है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, इसलिए यहाँ पर जो टी आई है, टी यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम जो होगी एक ऐसी टाइम भी होगी जिसमें कास जो होता है वो 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, दैट इज टाइम में अगर बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बाद कोई वेव जो होती है अपनी दूसरी स्टेप को जो है क्या करती है, दोबारा रिपीट करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वो क्या होती है, टाइम पीरियड होती है। तो अगर हम स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी रखें, जहाँ कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल से हमें क्या करना पड़ेगा, हम कह सकते हैं कि टी को हम कैपिटल टी राइट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए, क्योंकि 2 पाई पर ही कास क्या करती है, दोबारा किसी वेव को जो है रिपीट करती है। तो हम बात करते हैं इसको कैसे हम लाएंगे, तो बिल्कुल जैसा इस तरह से बिल्कुल वही चीजें यहाँ पे हम लागू करेंगे, दैट इज y ऑफ x इक्वल टू a cos 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाई टी इंटू
स्मॉल टी, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे हम कि अगर स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी रख दें तो यहाँ से टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 पाई, यानी cos 2 पाई आ जाएगा। जिसके बाद जो है हमारा बेस क्या होगा, cos में 2 पाई बार रिपीट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये x के साथ में हमारा एक दूसरा फंक्शन भी आ रहा है, कौन सा फंक्शन है, t है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पर x और t ये दोनों y का फंक्शन हो जाएगा, यानी जो y है वो दोनों पर डिपेंड करने लगेगा। तो इसको हम लिखेंगे y x t, यानी y फंक्शन ऑफ x t, यानी y जो है वो x और t दोनों का फंक्शन होगा। इस प्रकार से किसी मूविंग वेव के लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, ये वाला है। यही इक्वेशन हमारा क्या है, किसी मूविंग वेव के लिए इक्वेशन होगा। अब इसमें हम अगर हम किसी इस मूविंग वेव का किसी पॉइंट पर क्या हाइट होगी उस वेव की अगर निकालना चाहें तो क्या हमें पता होना चाहिए, भैया हमको लेमडा का मान पता हो, ठीक है, और क्या पता हो, टी की वैल्यू पता हो, लेमडा की वैल्यू पता हो और टी की वैल्यू पता हो, तो हम जो है उस वेव की क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, किस पॉइंट पर वो वेव कितना ऊपर जा रहा है, यानी उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, राइट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।